Hello everyone, a very good evening to all of you. A very good evening, Rahul, Kshitij, Kalpana, Ravendra, Ravi. A very good evening, Saha, Vivek, Ajay, Prince, Rohit. सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे कि क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। सब कुछ क्लियर है, सब लोग पहले ही बोल के बैठे हैं, तो हम लोग बिना टाइम डिले किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो बाकी लोग आएंगे वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अ वेरी गुड इवनिंग विवेक, अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रभा। चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी, जो कल वाली जो क्लास हुई थी, उसमें हमने लाइटनिंग सर्ज के बारे में डिस्कस किया था ना। लाइटनिंग क्या होती है, एक इम्पल्स वेव होती है, और इम्पल्स वेव भी दो तरह की हो सकती है, प्रैक्टिकल होती है और एक आइडियल होती है। दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारे पास जो एक और ओवर वोल्टेज होता है, वो होता है किसकी वजह से, स्विचिंग की वजह से। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्विचिंग के बारे में। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्विचिंग के बारे में। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लीजिएगा, स्विचिंग। तो जो स्विचिंग में जो ओवर वोल्टेज होता है, स्विचिंग की वजह से जो हमारा ओवर वोल्टेज होगा, वो क्यों होता है, क्योंकि हम सर्किट ब्रेकर को ऑन ऑफ करेंगे। तो स्विचिंग की वजह से जो हमको ओवर वोल्टेज देखने को मिलता है, वो क्यों मिलता है, क्योंकि हम जब स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, मतलब सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे या ऑफ करेंगे, तो वहां पे जो भी इंटरनल वोल्टेज क्रिएट होगा, वो हमारा होगा स्विचिंग ओवर वोल्टेज। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, स्विचिंग ओवर वोल्टेज इज क्रिएटेड ड्यू टू, लिखिएगा, स्विचिंग ओवर वोल्टेज, switching over voltage is created by switching over voltage is created by सर्किट ब्रेकर ओपनिंग एंड ऑफ। सर्किट ब्रेकर ओपन होगा या फिर सर्किट ब्रेकर ऑफ होगा, वहां से आपका यहाँ पे ओवर वोल्टेज क्रिएट होता है। ठीक है, और ये जो ओवर वोल्टेज होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ओवर वोल्टेज। हमारे ट्रांसमिशन लाइन में अगर लाइटनिंग के द्वारा अगर कुछ भी ओवर वोल्टेज होता है, तो वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज, क्योंकि वो लाइटनिंग आपके ट्रांसमिशन लाइन का पार्ट नहीं है, तो वो एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन जो भी स्विचिंग की वजह से हमारा ओवर वोल्टेज क्रिएट होगा, वो हमारा क्या होगा, इंटरनल ओवर वोल्टेज। तो ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा आप लोग। क्या बोला मैंने कि जो लाइटनिंग की वजह से जो आपका ओवर वोल्टेज होता है, दैट इज, एक मिनट पहले मैं ये व्हाट्सएप बंद कर दूं, ये आवाज आती रहेगी। स्विचिंग क्या है, स्विचिंग क्या होता है यार, ये कैसा क्वेश्चन है आपका। आप घर में जाके ट्यूबलाइट ऑन कर दोगे, स्विचिंग होती है ना, है ना। ट्रांजिएंट पढ़ने के बाद अगर आप ये पूछोगे स्विचिंग का मतलब क्या होता है, स्विच को ऑन करना या ऑफ करना, स्विच को ऑपरेट करना। स्विचिंग क्या है, आपके पास यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे स्विच हो गया। या तो आप इसको ओपन कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ओवर वोल्टेज क्रिएट होगा। या फिर आप इसको ओपन करोगे, ऑन या ऑफ, दोनों ही केस में आपके पास यहाँ पे ओवर वोल्टेज क्रिएट होगा। ठीक है ना, दोनों ही केस में आपके पास यहाँ पे ओवर वोल्टेज क्रिएट होता है। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, जो आपका लाइटनिंग की वजह से ओवर वोल्टेज होता है, लाइटनिंग की वजह से जो भी ओवर वोल्टेज होगा, हम उसको बोलते हैं आपका एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। दैट इज योर एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। ठीक है ना। लेकिन अगर आपका स्विचिंग के दौरान आपका ट्रांसमिशन लाइन में अगर ओवर वोल्टेज देखने को मिलता है, तो वो हमारा होगा इंटरनल ओवर वोल्टेज, जिसको हम कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। इंटरनल ओवर वोल्टेज आप इसको कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको इसके साथ जीना की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। देखो लाइटनिंग का तो ये है कि जब कभी मौसम खराब होगा तभी लाइटनिंग होने वाली है। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, परमानेंट तो है नहीं, लेकिन स्विचिंग तो आपका क्या है, वो तो होके रहेगा, है ना।
ये आपका इंटरनल ओवर वोल्टेज है और ये तो आपका, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लिख लो आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, स्विचिंग ओवर वोल्टेज कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो हमको यहाँ पे इससे बचने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। स्विचिंग ओवर वोल्टेज कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? ये शायद से मैंने कल आपको बताया था कि लाइटनिंग तो बहुत खतरनाक होता है ना, लेकिन वो तब तक के लिए खतरनाक है कि जब हमारा जो स्विचिंग वोल्टेज जो कम हो। लेकिन अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन की जो रेटिंग है, अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन की रेटिंग 300 किलो वोल्ट से कम है, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 300 किलो वोल्ट से कम है, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज अगर ये कम है, ठीक है ना, मतलब सर ये तो ज्यादा हो गया ना। अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज, अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 300 किलो वोल्ट से कम है, उस केस में आपका जो भी क्या होगा, आपका जो भी वहां पे इंसुलेशन होगा वो आपका डिसाइड किया जाए किसके बेस पे? आपका जो इंसुलेशन है वो मतलब डिसाइड किया जाएगा किसके बेस पे? लाइटनिंग के बेस पे, क्योंकि आपका ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कम है एज कंपेयर टू 300 किलो वोल्ट, 300 किलो वोल्ट से कम है। उस केस में जो भी स्विचिंग होगी वो थोड़ा बहुत होगी, मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा कि वो लाइटनिंग से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे जो भी हमारा इंसुलेशन होगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? दैट विल बी बेस्ड ऑन लाइटनिंग। लिखना आप लोग यहाँ पे, इंसुलेशन विल बी सिलेक्टेड, insulation level will be selected based on insulation level will be selected based on lightning over voltage। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे जो आयुध कुछ बोलना चाह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्विचिंग वाई ओवर वोल्टेज वाइल क्लोजिंग सर्किट, मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि हमारे पास स्विचिंग के टाइम पे है ना ओवर वोल्टेज क्रिएट क्यों होता है? ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको प्रोटेक्शन टॉपिक पढ़ाऊंगा है ना, तो उसमें बताऊंगा कि आर्क इंटरेक्शन होती है ना, मतलब आप ऐसा समझ जाओ कि आपके घर पे लैपटॉप आपने चार्ज में लगाया है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ ना, एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे ओवर वोल्टेज क्रिएट होगा। जैसे आपके घर पे आपने लैपटॉप चार्ज में लगाया या मोबाइल चार्ज में लगाया है ना, आप उसको पट से बटन को बाहर निकाल दो, बटन बंद किए बिना आप उसको बाहर निकाल दो, वहां पे आपकी हल्की आर्क देखने को मिलती है, आपको वहां पे आर्क देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? वहां पे आपको आर्क देखने को मिलती है ना। अब वो जो आर्क है उसमें बहुत ज्यादा ओवर वोल्टेज है। अब ऐसा होता है क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। इंडक्टर और कैपेसिटर आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। अगर किसी भी टाइम पे आप वोल्टेज को जीरो बोलोगे, कैपेसिटर आप बोलोगे वोल्टेज जीरो हो जाए, तो मना करेगा, नहीं होगा अचानक से जीरो, क्योंकि कैपेसिटर आपके सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कैपेसिटर को डायरेक्ट वहां पे मान लो कैपेसिटर है ना, बोल दूं कि उसमें मान लो अभी वोल्टेज जीरो है, अचानक स्विच ऑन किया, बोलते वोल्टेज 10,000 वोल्ट, तो उसी टाइम पे 10,000 वोल्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, वो वहां पे एक वेव क्रिएट करेगा, वहां पे क्या करेगा, एक ट्रांजिएंट क्रिएट करेगा, है ना। आपका जो ओवर वोल्टेज क्रिएट होने के पीछे का जो रीजन है वो आपका ट्रांजिएंट ही है, जो आपने नेटवर्क में पढ़ा हुआ है ना। और इसके बारे में और भी जो डिटेल्स होती हैं कि हमारी आर्क क्यों क्रिएट होती है, आर्क हम क्यों बुझाते हैं, है ना, उसके बारे में हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम प्रोटेक्शन टॉपिक में आएंगे तब, जब हम लोग सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे ना, जब हम सर्किट को ब्रेक करते हैं। आप लोग बोलो सर हमारे घर में जो फैन है उसकी बटन में प्रेस करता हूं
तो वहां पे तो चिंगारी नहीं होती है, वहां पे तुमको ओवर वोल्टेज देखने को नहीं मिलता। अरे बेटा वहां पे इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे आपने अच्छी कंपनी का स्विच लगाया हुआ है, वहां पे आपके घर में जो बटन है ना वो स्विच अच्छा लगा हुआ है। आप कोई खराब 10-5 रुपए का स्विच आता है उसको लगा के रख दो, है ना, 10 दिन चलाओ, 15वें दिन आपका होगा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे जब स्विचिंग करते हो ना तो वहां पे ओवर वोल्टेज क्रिएट होता है, और जो स्विच है वो उसको बियर कर लेते हैं क्योंकि इंसुलेटर है वो, है ना। लेकिन आप सस्ता लगा दोगे इंसुलेटर तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ टाइम बाद वो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे स्विचिंग की वजह से भी ओवर वोल्टेज होता है, तो हमको उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज या फिर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज, अगर आपके ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 300 किलो वोल्ट से क्या है, ज्यादा है, अगर आपके ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 300 किलो वोल्ट से ज्यादा है ना, उस केस में जो हमारा इंसुलेशन लेवल होगा वो सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन स्विचिंग ओवर वोल्टेज। लिखना आप लोग यहां पे, इंसुलेशन लेवल will be selected based on switching over voltage। अभी आप ये सोचो कि घर में आपके 220 वोल्ट है, अभी आप ये समझो कि आपके घर पे वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। जब कहा मुझे 765 किलो वोल्ट को स्विच करना पड़ेगा तो वहां पे कितना ज्यादा ओवर वोल्टेज क्रिएट होगा वो सोचो आप, है ना। चलो फिर एक और पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे कि अगर हमको अपने ट्रांसमिशन लाइन को लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से बचाना है तो हमने क्या किया था, दो कॉन्सेप्ट का यूज किया हमने। अगर हमको हमारे यहाँ आर्क होता है मोटर की स्विचिंग में, बिल्कुल होता होगा। रोहित कुछ बोल रहे हैं, सर शायद आप लेस देन के सिंबल को ग्रेटर देन लिख रहे हैं, ऐसा है क्या? सही तो लिखा मैंने यार। हम्म, सही लिखा ना मैंने, सही लिखा है ना, पहले गलत लिखा उसको मैंने सही कर दिया। ठीक है, आप इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज, बस इसको मैंने आगे पीछे कर दिया ना, ट्रांसमिशन लाइन को इधर किधर लिख दिया। देखो जिसकी, देखो ये जो आपने ये जो साइन है ना, इसकी मुंडी जिसकी तरफ होगी वो बड़ी वैल्यू है, इसका मुंह जिसकी तरफ होगा बड़ी वैल्यू। तो आप देख लो यहाँ पे इसका मुंह किसकी तरफ है, 300 केवी की तरफ है, दैट मींस कि 300 किलो वोल्ट बहुत ज्यादा है इसके सामने, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कम होगा, वही चीज मैंने बोली यहाँ पे। लेकिन अगर इसका मुंह ट्रांसमिशन लाइन की तरफ है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज ज्यादा है किससे, 300 किलो वोल्ट से, तो मैंने सही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो एक पॉइंट लिखिएगा, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन को लाइटिंग ओवर वोल्टेज से बचाना है तो एक तो हमने कल काम किया था क्या, कि हम लोग वहां पे ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर टॉप पे एक ग्राउंड वायर रख देंगे, या फिर हम एक सील्ड वायर वहां पे लगा देंगे जो कि गैल्वेनाइज्ड स्टील की बनी होगी। तो वो हमको किससे प्रोटेक्ट करेगी, डायरेक्ट लाइटनिंग से, वो हमको किससे प्रोटेक्ट करेगी, डायरेक्ट लाइटनिंग से। लेकिन कभी अगर इनडायरेक्ट लाइटनिंग हो गई, कभी अगर किस क्या हो गई, इनडायरेक्ट लाइटनिंग हो गई, इनडायरेक्ट मतलब कि जो डिस्चार्ज होगा वो डायरेक्ट इस पे ना हो कि किसी और पे हो गया और उसके थ्रू यहां पे आ गया, है ना, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लाइटनिंग। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो गया तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर, अरेस्टर क्या होता है, जैसे पुलिस क्या करती है, उनको जो चोर लोग होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, कहीं अरेस्ट कर लेती है ना, उस तरह लाइटनिंग अरेस्टर होता है। जैसे लाइटनिंग अरेस्ट को पता चलता है कि तो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, उसको अरेस्ट कर लेगा और उसको अरेस्ट करके ले वो जेल में बंद कर देगा, मतलब उसको
बाहर नहीं घूमने देगा किसमें, आपके ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास स्विचिंग ओवर वोल्टेज क्रिएट होता है किसके थ्रू, सॉरी, अगर आपके पास लाइटनिंग ओवर वोल्टेज क्रिएट होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, देखना सभी लोग, मैंने क्या बोला, अगर आपके पास यहां पे लाइटनिंग ओवर वोल्टेज है, क्या है आपके पास, लाइटनिंग ओवर वोल्टेज, तो लाइटनिंग ओवर वोल्टेज को अगर आपको बचना है, प्रोटेक्ट करना, अपने सिस्टम को बचाना है, ट्रांसमिशन लाइन को बचाना है, तो दो ऑप्शन, एक तो होती है आपकी क्या, डायरेक्ट लाइटनिंग, मतलब कि डायरेक्ट आपका जो, डायरेक्ट लाइटनिंग क्या होती है पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, क्या डायरेक्ट लाइटनिंग और इनडायरेक्ट लाइटनिंग। डायरेक्ट लाइटनिंग का मतलब होता है कि जो क्लाउड आपके जो डिस्चार्ज हुआ वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन लाइन पे हो जाए, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लाइटनिंग। इनडायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट वो आपके कंडक्टर पे ना हो, है ना, मतलब डायरेक्ट ग्राउंड वायर पे ना हो के किसी और चीज, मतलब कि कहीं और पे डिस्चार्ज होगा फिर और किसी के पास आ गया। मतलब आप ये मान लो कि जैसे मान लो साहब को यहाँ पे रोहित को कुछ पैसे देने हैं, तो दो तरीके हैं, वो डायरेक्ट पैसे दे सकते हैं या फिर एक अंकित सर के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। तो इनडायरेक्ट वाला मतलब जो सेकंड बीच में कोई अगर इन्वॉल्व हो गया उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले के लिए तो हमारे पास एक इलाज बचा है, क्या बचा है, डायरेक्ट वाले के लिए हमारे पास इलाज है क्या, ग्राउंड वायर। हम इसके लिए क्या करते हैं, ग्राउंड वायर यूज कर लेंगे, हाँ या ना, हाँ, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राउंड वायर यूज कर लेंगे। लेकिन लेकिन अगर हमको इनडायरेक्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेज से बचाना है तो वहां पे ग्राउंड वायर थोड़ा काम है, क्योंकि वो तो ट्रांसमिशन लाइन पे हुआ ही नहीं है, वो कहीं और पे हुआ, किसी पेड़ पे हुआ है, और पेड़ के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन्स कि वहां पे ग्राउंड वायर तो काम नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या करोगे, उसके लिए आप लाइटनिंग अरेस्टर यूज करोगे। क्या यूज करोगे यहाँ पे, लाइटनिंग अरेस्टर। आप यहाँ पे यूज करोगे किसका, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर क्या है वो सब लोग डिस्कस हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। और स्विचिंग सर्ज, मतलब स्विचिंग ओवर वोल्टेज से बचने के लिए हम लोग सर्ज अरेस्टर का यूज करेंगे। क्या बोला मैंने यहां पे, सर्ज अरेस्टर विल बी यूज्ड, सर्ज अरेस्टर विल बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम स्विचिंग ओवर वोल्टेज, स्विचिंग ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए हम लोग स्विचिंग ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए हम लोग सर्ज अरेस्टर का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। सर पेड़ के थ्रू कैसे आ रहा, आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो, मैं बता देता हूँ, बता देता हूँ। एक एग्जांपल पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। साइड हो जाता हूं मैं, 1 मिनट रुको। तो मैं साइड भी हो गया अब तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, केबल में जो हमारी केबल होती है, देखो एक होता ओवरहेड इंसुलेटर्स, ठीक है ना, एक होता आपका ओवरहेड वाला जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, और एक होता आपका क्या, केबल। तो केबल के लिए जो हम इंसुलेशन लेंगे, क्या वो लाइटनिंग के बेस पे लेने वाले हैं हम लोग, कभी नहीं लेंगे, है ना। केबल के लिए हमारा जो इंसुलेशन लेवल होगा वो हमेशा सेलेक्ट किया जाएगा स्विचिंग ओवर वोल्टेज के लिए, है ना। हम उसको लाइटनिंग के बेस पे सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या होगा, लाइटनिंग कभी ग्राउंड पे थोड़ा पहुंच पाएगा, मतलब आपके उसमें थोड़ा पहुंच पाएगा केबल तक, है ना। तो केबल को दिक्कत नहीं है किससे, लाइटनिंग से, उसको दिक्कत किससे है, आपका स्विचिंग से, ठीक है ना। चलो
बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तो। हाँ, एक डाउट मुझसे पूछा गया था, मैं उस डाउट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, देखना। जैसे इनने पूछा था कि इनडायरेक्ट लाइटनिंग से कैसे होगा सर, ये हमको समझ में नहीं आया। तो देखना, मैं यहाँ पे डायग्राम बना छोटा, आप मत बनाइएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये पायलॉन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे पायलॉन का स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड वायर है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे 3 फेस है, ये आर, आर, वाई और बी। मान लो यहाँ पे मेरे पास ये 3 फेस हो गए, है ना, ये 3 कंडक्टर हैं, ऊपर मैंने ग्राउंड वायर लगाया है। तो और मान लो इसके सामने मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मान लो, कोई पेड़ मान लो, कोई बिल्डिंग मान लो या फिर पेड़ मान लो, ये जो कि इससे भी ज्यादा हाइट में है, जो कि कुछ ऐसी जगह होंगे ना यार, कुछ तो ऐसी जगह होंगे जो इससे भी ज्यादा हाइट में होंगे, हाँ या ना, बिल्कुल होंगे। तो मान लो मेरे पास एक बिल्डिंग ऐसी, या कोई पेड़ है इतना बड़ा, ठीक है, तो जो हमारा जो डिस्चार्ज होगा ना, वो यहां पे नहीं हो पाएगा ग्राउंड में, क्यों, क्योंकि इससे ऊपर हाइट पे तो ये है, डिस्चार्ज यहां पे होगा। और जब डिस्चार्ज यहां पे होगा तो डिस्चार्ज कहां की तरफ ट्रेवल करेगा, यहां तक ट्रेवल करेगा। अब हो सकता है ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का ऐसा नहीं कि हर जगह पूरा जो रेजिस्टेंस को बराबर होगा, है ना, ऐसा तो नहीं रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो ही होने वाला है, होता है यहाँ पे कहीं पे इंसुलेटर ज्यादा हो, इंसुलेशन ज्यादा हो, यहाँ पे इंसुलेशन ज्यादा हो। तो अब देखो, ये जो हमारा क्या है, जो डिस्चार्ज यहां तक आया, और जब यहां तक आया तो उसको लगा कि भाई यहाँ तो बहुत बिल्डिंग खाली, मतलब बिल्कुल फ्लोर खाली है, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे भी हवा है। तो ये जो आपका क्या है, जो डिस्चार्ज हुआ ना, वो यहां से कहां ट्रेवल कर जाएगा, वो इधर ट्रेवल कर जाएगा, इसकी तरफ, है ना, इधर भी जा सकता है, इधर भी कुछ ना कुछ पार्ट जाएगा, लेकिन इधर भी कुछ ट्रेवल कर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट लाइटनिंग। यहाँ पे भी एयर है, ये एयर भी आपकी आयोनाइज हो जाएगी जो उसके पास में है, और जाके किसको हिट कर देगा, ये जाके हिट कर देगा किसके, हमारे ट्रांसमिशन या किसी भी कंडक्टर। तो इससे हमारे पास यहाँ पे ओवर वोल्टेज क्रिएट होगा। ठीक है, समझ में आई बात। बट सर ट्रांसमिशन लाइन की हाइट तो बहुत ज्यादा होती है ना, तो भाई बिल्डिंग में तो बहुत ज्यादा होती है यार, है ना। अभी जो आपकी कौन सी एक वो बनेगी ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, उसकी हाइट कितनी है, बुर्ज खलीफा कितना ज्यादा बड़ा हाइट है ना, समझ में आई बात। पर ऐसे तो नहीं है कि पेड़ उससे ज्यादा हाइट पे हो नहीं सकते, हो सकते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते होंगे जो उससे ज्यादा हाइट पे होते होंगे, या कोई बिल्डिंग होती होगी, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसी बिल्डिंग बनती है ना, तो सबसे पहले तो हम वहां पे लाइटनिंग अरेस्टर का अरेंजमेंट करते हैं। सर यू मीन जितना हाई रहेगा उतना अच्छा रहेगा ना कंडक्टर, बिल्कुल, लेकिन देखो, अगर आप जबरदस्ती की हाइट तो नहीं बढ़ाओगे ना, आपको देखो, मैं आपको बताता हूं, समझना, है ना, मैं आपको बोलूं, जैसे मान लो मेरे जो आपका जो पायलट स्ट्रक्चर वो इतना हाइट पे है ना, ये मान लो आपके घर हैं, ये आपके घर है यहाँ पे, और आपका जो पायलट स्ट्रक्चर वो इतना कुछ है, ये आपने बनाया हुआ है। तो आपका जो पायलट स्ट्रक्चर, जो ग्राउंड वाइड की जो डिस्टेंस है वो इतनी बनाई गई है, मतलब यहाँ पे जो 3 हमारे फेसेस भी है, बता देता हूँ मैं, ये हमारे जो 3 फेस हैं इनको इतना रखा गया है यार, कि इनका जो इफेक्ट है, इनका क्या है, जो इफेक्ट है वो हमारे नीचे तक ना पहुंचे, इतना डिस्टेंस हमको रखा गया है। अब मान लो हमने डिस्टेंस देख लिया कि 10 मतलब 100 मीटर, 50 मीटर मान लिया मैंने, 50 मीटर, 50 मीटर में इसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा, तो हम हाइट को उतना ही रखेंगे ना, जबरदस्ती हम इसको 100 मीटर नहीं बनाएंगे, क्योंकि 100 मीटर बढ़ाने में इस पे ज्यादा वजन भी तो पड़ेगा ना, इस पे स्ट्रक्चर भी तो पैसा ज्यादा खर्च होगा। तो हम इसकी जबरदस्ती में हाइट नहीं बढ़ा सकते, हाइट बढ़ाएंगे बट इतना बढ़ाएंगे कि नीचे कोई अगर पर्सन यहाँ पे है तो उसका इसका फील्ड इसको अफेक्ट ना करे। जैसे मैंने आपके पास बिल्डिंग बनाई थी ना, यहाँ पे बिल्डिंग की वजह से जो भी डिस्चार्ज हुआ था वो यहाँ तक ट्रेवल कर गया था एयर के थ्रू, वैसे ही इस कंडक्टर के जो इफेक्ट है, नीचे जो पर्सन खड़ा है उसको इफेक्ट ना मिले। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर है। तो एक पॉइंट आप नेक्स्ट पीछे वाले पेज में लिख लीजिएगा, फॉर केबल इंसुलेशन लेवल विल बी ऑलवेज सिलेक्टेड फ्रॉम switching surges, switching over voltage. Also, sir, what is the actual difference between surge and lightning arrestor?
वो तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। सर्ज अरेस्टर और लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक में है ना। अभी तक मैंने नाम बता दी कि सर्ज अरेस्टर लाइटनिंग अरेस्टर में कुछ चीज होता है, ठीक है। थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ओवर वोल्टेज होता है ना वो क्या कितने टाइप के होते हैं। मतलब हमारे पास जो वोल्टेज होंगे ट्रांसमिशन लाइन में, ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात कर रहे हैं, वो कितने तरीके के हो सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल। आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल। ट्रांसमिशन वोल्टेज लेवल्स। ठीक है, तो हमारे पास हम अपने ट्रांसमिशन में लाइन में जो वोल्टेज होंगे ना उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे पहले हम देते हैं कि एक हमारे पास होता है क्या, हाई वोल्टेज। एक हमारे पास होता है यहाँ पे क्या, हाई वोल्टेज। ट्रांसमिशन लाइन में कहीं बोला गया ना हाई वोल्टेज, मतलब आप ये मत सोचना बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज मतलब आपका कितना वोल्टेज है यहाँ पे, 11 किलो वोल्ट, या फिर आपका 33 किलो वोल्ट। इस वोल्टेज को हम क्या मानते हैं, आपका हाई वोल्टेज। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि नहीं भाई, इससे ज्यादा वोल्टेज भी हम क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने सिस्टम को इससे ज्यादा वोल्टेज पे भी रन कर सकते हैं। उस वोल्टेज को हम बोलते हैं, जो इससे भी ज्यादा होगा, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। उसका नाम क्या आपके पास, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो कुछ लोग बोलेंगे सर कितना वोल्टेज होता होगा यार ये। तो जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है ना, इसकी रेंज आप मान के समझ समझ के रख लो। अबाउट मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आपका जो 66 किलो वोल्ट है, नीचे लिख देता हूँ ना, आपका जो 66 किलो वोल्ट है ये आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में काउंट होगा। 132 किलो वोल्ट ये भी आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में काउंट होगा। 220 किलो वोल्ट ये भी आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में काउंट होता है। अब बात है सर इससे भी ज्यादा वोल्टेज होता है क्या, बिल्कुल इससे भी ज्यादा हमारे पास वोल्टेज हो सकता है, और उस हम वोल्टेज को बोलते हैं मॉडर्न। आज की डेट में हम लोग जो देखते हैं ना, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, क्या बोलते हैं उसको, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। उसका नाम क्या है, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। आपको बता दूं मैं कि हाई वोल्टेज जो है ना, ये इतना पावरफुल नाम है। सर मेरे प्लांट में सब सेम ही बोलते हैं दोनों को। देखो बहुत लोगों को डिफरेंस समझते ही नहीं है ना, बहुत से लोग डिफरेंस समझते ही नहीं है। ठीक है, आपका लाइटनिंग अरेस्टर और सर्ज अरेस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो अब आप लोग क्या है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज वाले भी हो गए हो तो अच्छी बात है, आप लोग जल्दी देख भी पाते हो चीजों को, है ना। तो अब हम बात करते हैं मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये वोल्टेज कितना होता है, इसको हम बोलते हैं 400 किलो वोल्ट का जो वोल्टेज होगा ना, 400 किलो वोल्ट के आसपास का जो वोल्टेज होगा, वो हमारा होता है कितना, आपका मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, इससे भी ज्यादा कुछ वोल्टेज हो सकता है क्या सर, इसके बाद भी एक वोल्टेज होता है, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज।
अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। जो आपका ये अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है वो कितना होता है यार? ये होता है अराउंड आपका 765 किलो वोल्ट और उससे भी ज्यादा। 765 किलो वोल्ट एंड एबव को हम बोलते हैं आपका आपका अल्ट्रा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। सॉरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने जोड़ एडिशनल जोड़ दिया, इसमें एक्स्ट्रा नहीं आता है यार। अल्ट्रा हाई वोल्टेज उसका नाम होता है। एक्स्ट्रा हटा देना यार, यहाँ पे नाम आपको देता हूँ मैं इसको। क्या बोला मैंने? अल्ट्रा हाई वोल्टेज से इसका नाम, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ दिमाग में आ गया था मेरे। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका अल्ट्रा हाई वोल्टेज। चार तरह के हमारे पास ट्रांसमिशन में वोल्टेज हो सकते हैं: हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज। देखो ये हाई वोल्टेज जो है ना, इसका अगर देखोगे तो बहुत, आप देखो मेगा वोल्ट में हम ऑपरेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कितना ज्यादा, कितनी बड़ी बात है? हमारे पास जो सबसे पहला ट्रांसमिशन लाइन 765 किलो वोल्ट पे बनाया गया, वो कहां पे था? आपका मध्य प्रदेश में था, जहां तक मुझे क्लियर, एक बार चेक करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में था, हाँ। सीपत टू सिवनी, है ना? सिवनी, अगर आपको किसी को पता होगा मध्य प्रदेश में, वहां पे सबसे पहले 765 किलो वोल्ट की लाइन बिछाई गई थी। अब बोलेंगे सर मध्य प्रदेश ही क्यों? मध्य प्रदेश ही क्यों 765 किलो वोल्ट जनरेट किया गया, वहां पे रखा गया सबसे पहले? क्योंकि 765 किलो वोल्ट, है ना, 765 केवी जो है ना, ये एक ऐसा वोल्टेज है कि जो बहुत ज्यादा वोल्टेज है। नहीं नहीं नहीं, इनके नाम डिफाइंड है यार, ना। सुपर हाई वोल्टेज, देखो हम लोग बोलने के बोल सकते हैं, लेकिन इनके जो नाम डिफाइंड है वो ये है ना। अगर आप कहीं पे जाएंगे और जब बोलेंगे तो आपको यही नाम लेने पड़ेंगे, है ना। बोलने के लिए हम बोल सकते हैं यार, क्योंकि अब डिफरेंस है क्या, खुद बताओ ना। हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, सिर्फ नाम के तो डिफरेंस है ना। लेकिन हमको कुछ प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखना है, कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना है। जैसे फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं, उसको तो हम किसी से भी कर सकते हैं, पी से कर सकते हैं डिनोट, लेकिन अब एफ से डिफाइन किया गया तो एफ ही बोलेंगे अपन उसको, है ना। वैसे ही हम लोग मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को हम लोग बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में सुपर हाई वोल्टेज, लेकिन हमको नाम क्या लेना है आपका? मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, आपका हाई वोल्टेज में लोगों के एमटेक हो जाते हैं, है ना। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं कभी एमटेक करने गया था, तो सबसे पहले मुझे जो ब्रांच का अलॉटमेंट हुआ था वहां पे, वो हाई वोल्टेज हुआ था। मतलब कि ये ब्रांच भी होती है ना। ये सोचना पड़ेगा कि यार हाई वोल्टेज कोई ब्रांच भी होती है क्या? हाँ, सबसे पहले जो मुझे बोल्ट मतलब जो अलॉटमेंट हुआ था, बाद में कि भाई क्या भूल गया, हाई वोल्टेज ये कोई ब्रांच है, छोड़ो इसको, कंट्रोल सिस्टम पकड़ो। तो मैं कंट्रोल सिस्टम पकड़ लिया वहां पे, लेकिन बाद में पता चला कि हाई वोल्टेज बहुत बड़ा स्कोप है। हाई वोल्टेज एक बहुत बड़ा स्कोप है ना। और जिसने इस पे मास्टर्स किया हुआ है वो बहुत, मतलब उनकी बहुत वैल्यू है, जिन्होंने हाई वोल्टेज पे अपना मास्टर्स किया हुआ है ना। क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग हाई वोल्टेज पे ट्रेवल कर रहे हैं। अब हमको ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए कि हम हाई वोल्टेज को अपने घर के पास से ले जाएं, हमारे घर पे इफेक्ट ना हो। तो अब ऐसा कुछ वहां पे रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना। हम कैसे हाई वोल्टेज इतना हम लोग जो क्रिएट कर पा रहे हैं, तो कैसे हम उसको मेंटेन कर पाएंगे, कैसे हम उसका इंसुलेशन मैनेज कर पाएंगे। तो बहुत बड़ा स्कोप है इस पे। चलो ओके, अब बात करते हैं सर, ये आपने ट्रांसमिशन के लेवल तो बता दिए, थोड़ा इसका ही बता दो, डिस्ट्रीब्यूशन का भी। आपका जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा रहे हो, तो ट्रांसमिशन की तो बात तो हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन का भी बता दो। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो लेवल होंगे वो दो होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था ना कि मध्य प्रदेश में ही क्यों रखा गया था इसका, क्योंकि 765 किलो वोल्ट कहीं ना कहीं एक मेगा वोल्टेज के पास जा रहा है, और मेगा वोल्टेज बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है ना। अगर हम इसको कहीं पे मान लो गुजरात के साइड में लगा दें, या फिर राजस्थान के कॉर्नर में लगा दें, है ना, ये पंजाब के पास कहीं पे लगा दें,
तो होगा क्या, होगा ये कि जो बाजू में जो बाकी कंट्री वाले हैं उनको बस एक बम फेंकना है हमारा पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसकी सेफ्टी भी देखनी थी हमको, है ना, इनकी सेफ्टी भी ध्यान में रखनी है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, ट्रांसफॉर्मर का कलर कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मर का जो कलर होता है वो कैसा होता है, जो आपके ट्रांसफॉर्मर है ना, सब स्टेशन देखा होगा, ट्रांस आपने देखा होगा, वो कहीं ब्राउन कलर के होते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं, क्योंकि अगर कभी, हाँ ग्रे कलर होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, ग्रे बोलते हैं कि ब्राउन बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता उस कलर को क्या बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं, ग्रे कलर बोलते हैं, हाँ। तो इनका जो कलर होता है वो ग्रे क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई सैटेलाइट से ऊपर आसमान से कोई नेविगेशन सिस्टम के थ्रू अगर नीचे देखेगा तो पूरा मिट्टी टाइप लगना चाहिए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना, उनको ऐसा फील होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ट्रांसमिशन लाइन या फिर आपका जो ट्रांसफॉर्मर है, ये किसी भी कंट्री को बर्बाद करने का सबसे बड़ा मीडियम हो सकता है। क्यों हो सकता है, बस आप वहां पे उनका कम्युनिकेशन रोक दो, सप्लाई रुक गई मतलब कम्युनिकेशन रुक गया। अगर किसी भी कंट्री में किसी को अटैक करना तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका कम्युनिकेशन ब्रेक करते हैं, और ब्रेक का एक तरीका क्या है, यहाँ पे बस जाके जहां जहां पे ट्रांसफॉर्म वहां पे बम गिरा दो, है ना। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, उसके कलर्स को ग्रे रखा हुआ, जिससे कभी कोई अगर अटैक करने का सोचे भी तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको वो ना कर पाए, उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए, उसको अफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, इसी रीजन से सबसे पहले जो हमारा हाई वोल्टेज था वो कहां पे रखा गया था, एमपी में रखा गया था, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश क्या है, सेंटर पे है, इसका नाम ही ना मध्य प्रदेश, मतलब कोई भी जल्दी यहां नहीं पहुंच सकता, है ना। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कहां पे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे। हमारे पास कितने तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के जो लेवल होते हैं वो दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे मान लो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन गया, अब कोई बिल्डिंग है ना, कोई मान लो आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, है ना, आप जिस कॉलोनी में रहते होंगे ऑलमोस्ट वहां पे 500 मतलब 70-80 घर होंगे। जब 70-80 घर होंगे तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, काम करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी है तो इनके लिए हम एक अलग से ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं, कितने वोल्ट का, 11 किलो वोल्ट का, है ना, और 11 किलो वोल्ट डायरेक्ट उनको सप्लाई कर दिया, क्योंकि हैवी हैवी जनता है ना। आपके घर पे कितना है, एक छोटा सा घर है, फिर उसके बाद छोटा सा एक और है, छोटा सा कोई एक और घर है, तो आप लोग की जो सप्लाई होगी वो कितनी होगी, 230 किलो, 230 वोल्ट में 230 वोल्ट आपके घर पे सप्लाई 230 वोल्ट की होगी या 220 वोल्ट की होगी, है ना। लेकिन जब कोई ऐसा कोई बिल्डिंग है बहुत बड़ी, है ना, कोई कॉलोनी बहुत बड़ी, उस केस में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को जो वोल्टेज दिया था कितना था, मैक्स टू मैक्स, वो आपका दिया था कितना, 11 किलो वोल्ट। इतना वोल्टेज दिया जाता है किसको, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये क्या होता है, हमेशा 3 फेज 3 वायर। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमेशा कैसा होगा, 3 फेज 3 वायर होगा। फिर हमारे पास जो सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें अब किसकी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कितने पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, इसको भी हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। पहला हमारा होता है कौन सा, जो कि आपके घर पे मान लो, है ना, आपके घर पे जो लोड होता है, आपके घर पे कुछ, जैसे आपके घर पे मान लो 4-5 ट्यूबलाइट है ना, आपके पास एक फैन है, 10-12 फैन है ना, मिक्सी है, फ्रिज है, इन सभी का वोल्टेज तक नहीं होता, होता है ना। आपके घर पे जितने भी चीजें लगी हैं उनका कुछ ना कुछ लोड होगा। अगर वो लोड 5 किलोवाट से ज्यादा है, देखो अब इसमें भी अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग रूल है, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में अगर आपके घर का लोड 5 किलोवाट से ज्यादा है
तो आपको सिंगल फेज सप्लाई नहीं लेनी चाहिए, आपको 3 फेज कनेक्शन मिलेगा, है ना। मतलब अगर ऐसा मान लो कि अगर एक खाना खाने वाली पंगत लगी हुई है, ठीक है, उसमें खाना खाने वाले लोग बैठे हुए हैं, अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा खाना खाने वाला है उसको अलग से बैठा देंगे, भाई तुम अलग से बैठो, तुमको अलग से खाना मिलेगा, है ना। वैसे ही अगर हमारे घर का जो लोड है, अगर हम सारे लोड को सम करते जाएं, तो देखो होता ही है ना कि अगर आप इसको ऐसे समझो, एग्जांपल से बता दो जल्दी समझोगे। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे मैं कुछ एक मतलब यहाँ पे मेरे पास खाना खाने में 4-5 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सबको मैंने 8 लोग को बैठा दिया खाना खाने के लिए, और एक मैं हाथ में क्या लेके आ रहा हूँ, मस्त थैले में पूरी पूरी लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इस थाली में मैंने पूरी पूरी भर दी और बोला कि आपको इनको खाना पर रखना बढ़िया, तो आपका मैंने यहाँ पे सबकी थाली मतलब क्या रखा, थाली रखी हुई है बढ़िया, खाना सर्व करना अपन को इनको। अब इनमें से कोई एक पर्सन है यहाँ पे एक्स ये वाला, अब इसको 100 पूरी चाहिए क्योंकि इसका लोड ज्यादा है, तो 100 पूरी नहीं खा जाएगा ये, और जब 100 पूरी खा जाता तो मुंह देखते रह जाएंगे, भाई हम क्या खाएं। समझ में आई बात, समझ में आई। अब इसे क्या आयुष साहब को क्या बोलना चाहे मैंने, कि अगर बिल्कुल फिर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भी ज्यादा लेंगे ना उनसे, उनके लिए हाई हाई फैसिलिटी, उनके लिए चार्ज भी ज्यादा देंगे कि भाई तुम आओ आराम से, तुमको ज्यादा पावर चाहिए तुम आ जाओ बिल्कुल ले लो हमसे। एक चीज आपको रियलिटी ये भी समझिए कि आपको जो पावर जो आपके घर पे आ रही है ना, आप जिसका बिल पे करते हो 1 रुपीज पर यूनिट आप पे करते हो ना, आप लोग अपने घर पे जो बिल आता है उसका कितना रुपए पे करते हो पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट, एक यूनिट का कितना बिल देते हो आप लोग। आप लोग के अलग अलग स्टेट में अलग अलग चार्जेस है मानता हूं, लेकिन तब भी आप लोगों को कितना पता है। बट सर, बट 3 फेज भी देंगे तो भी तो इक्विपमेंट सिंगल फेज में ही वर्क करेगा ना, नहीं 3 फेज, आपका जो थ्री फेज इंडक्शन, आपका 3 फेज सिंक्रोनस मोटर होता है वो 3 फेज पे काम करता है ना कि सिंगल फेज पे, ठीक है ना। कितना है आपका, 6 रुपीज है, 8 रुपीज है, तो एक रियलिटी मैं बता दूं आप लोगों को कि वो 6 रुपए और 8 रुपए का नहीं पड़ता, वो एक्चुअली में पड़ता कितने का, 20 से 22 रुपए। गवर्नमेंट को एक यूनिट क्रिएट करने में जो खर्च सकता था वो 20 से 22 रुपए लगता, वो आपको दे रही है 6 रुपए 8 रुपए में, क्योंकि आप लोग कौन हो, डोमेस्टिक वाले हो, आप लोग का, आप लोग के लिए सरकार है, इसलिए सरकार आपको 6 रुपए 8 रुपए में दे रही है। लेकिन इससे डबल पैसा किनसे वसूल करती है, जो इंडस्ट्री वाले लोग, इससे डबल पैसा किससे वसूल किया जाएगा, जो भी इंडस्ट्री वाले लोग होंगे, है ना। तो जिसने भी 3 फेज कनेक्शन लिया, मतलब वो आ गया किसमें, हाँ आप लोग को सब्सिडी मिली हुई है, ठीक है ना, आपको वहां पे सब्सिडी मिली हुई है। सर फिर फ्रिज कूलर फैन 3 फेज पे और सिंगल फेज दोनों में वर्क करेंगी, नहीं देखो आप ये समझो, आप कैसे बताऊं मैं, आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके घर पे 3 फेज कनेक्शन आ गया, दैट मीन्स यू हैव ऑप्शन टू रन फ्रॉम एनी वन ऑफ 3 फेज। आपके घर पे 3 फेज आ गए, एक न्यूट्रल आ गया, आपको फ्रिज को कनेक्ट करना है, आप उसको आर फेज से कनेक्ट कर दो या वाई फेज से कनेक्ट कर दो या बी फेज से कनेक्ट कर दो, ये आपकी मर्जी है ना। आप उस 3 फेज से सिंगल फेज भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है आयुष। आपके घर पे 3 फेज वायर आ गई, 3 RY B भी आ गए, न्यूट्रल भी आ गए, आप उसे सिंगल फेज पावर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो बिल आएगा वो किसका आ रहा है, जो आपको पावर ड्रॉ की जाएगी किसे की जा रही है, 3 फेज से की जा रही है, ना कि सिंगल फेज से। आपको जो पावर ड्रॉ की जाएगी, पावर दी जाएगी, वो किसे दी जाएगी, 3 फेज पावर दी जाएगी, ना कि सिंगल फेज से पावर दी जाएगी, जिससे बर्डन नहीं पड़ेगा। बट सर वो सेम फेज तो रहेगा ना लोड के लिए, बिल्कुल सेम फेज में रहेगा, बिल्कुल। बात यहां पे क्या है ना कि अगर हम, जो मैंने आपका एग्जांपल आप इससे रिलेट करो, है ना, अगर आपके पास यहाँ पे मैंने 10 लोगों को बैठा के रखा है ना, सब सिंगल फेज वाले सप्लाई वाले बैठे हैं, है ना, मैं यहाँ पे थैले में कुछ पूड़ी लेके आता हूँ, पूड़ी की कमी नहीं है, लेकिन अगर इस थैले में लेके आ रहा हूं मैं तो कुछ, क्योंकि मुझे पता सब सिंगल फेज वाले हैं तो मैं उतना लेके बैठूंगा। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा है कि जो 100 पूड़ी खाने वाला है, तब ये अगर खाने लगे तो इन सब तो मुंह ऐसे ही रह जाएगा ना, दिक्कत ये है, इनको कुछ मिल ही नहीं पाएगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए 3 फेज कनेक्शन लगा देते हैं, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कितना, 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको लगवाते नहीं है जल्दी, है ना, भले ही उनका घर का लोड ज्यादा हो जाता है, जैसे मेरे घर का ही ज्यादा, लेकिन हम लोग 3 फेज नहीं लगवाए, सिंगल फेज में ही काम चला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, जनरली लोग 3 फेज लगी लगवाते हैं। 3 फेज कौन लगवाता है, जैसे मान लो किसी के पास चक्की है ना, मिल है, उनको भी 3 फेज लगवाना पड़ता है, क्योंकि वो हाईलाइट हो गए हैं कि भाई अब तो लगाना ही पड़ेगा तुमको, ठीक है। घर वाले जल्दी सिंगल फेज ही प्रेफर करते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, 2 कनेक्शन ले लेते हैं, मम्मी के नाम पे पापा के नाम दोनों में कनेक्शन है। उससे क्या हो जाएगा, भाई हमारा ज्यादा लोड था तो एक ये कनेक्शन चल रहा है, ये कनेक्शन चल रहा है, 3 फेज से बच गए, पैसा हमारा कम लगने वाला है, 2 बिल आएंगे, ठीक है। तो ये आपको होता है कितना, 3 फेज 4 वायर, 415 वोल्ट। मतलब आप ये मान के चलो कि ये वाला जो वोल्टेज है, गवर्नमेंट धीरे धीरे अब प्लान कर रही है कि लोग जो कि घर में 3-3 एसी लगा के बैठे हैं, है ना, घर में जो 3-3 एसी लगा के बैठे हैं, उनके घर पे 415 वोल्ट जाए, ना कि कितना, ना कि कितना, आपका 230 वोल्ट, ठीक है। अब जो दूसरा होता है आपका होता है 230 वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं आपका कितना, सिंगल फेज 2 वायर, 2 वायर। ये आपका होता है यहाँ पे क्या, सिंगल फेज 2 वायर, ठीक है ना। ये आपको हो गया क्या, ट्रांसमिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के 2 लेवल होते हैं, 415 वोल्ट और 230 वोल्ट, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है ना, जैसे मान लो ऐसा है कि इसे गवर्नमेंट ने क्या किया, वोल्टेज को जनरेट किया 11 किलो वोल्ट पे, ठीक है, जो जनरेशन हुआ 11 किलो वोल्ट पे जनरेशन हुआ, फिर हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया, उसको स्टेप अप कर लिया, मान लो कितना कर लिया, 400 किलो वोल्ट पे हमने उसको स्टेप अप कर लिया। अब 400 किलो वोल्ट हमने जनरेट किया, है ना, 400 किलो वोल्ट हमने जनरेट किया, अब कोई आके मान लो उसको मैं लास्ट में स्टेप डाउन करूं 112 किलो वोल्ट में, या फिर 132 किलो वोल्ट, और मुझे कोई बोले कि भाई 132 का 132 पूरा मुझे दे दो, तो क्या मैं देने वाला हूं, नहीं देने वाला हूं। मतलब कंपनी ने, मतलब जो गवर्नमेंट है ना, उसने भी कंपनीज पे क्या किया हुआ है, एक बैन लगा के रखा है, एक लिमिट रखा है कि भाई आपको इतना ज्यादा ही मिलेगा, इतना ही आपको वोल्टेज मैक्स टू मैक्स मिल सकता है। समझना, मैं तो आपको अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ, समझना, समझना मैं बताता हूँ आप कैसे समझना। जैसे मान लो आपका घर है, आपके घर पे जो कुछ पावर चाहिए थी आपकी, है ना, मेरे घर की पावर मान लो कितना है, 4 किलो वॉट, ये 3 किलो वॉट है, 3 किलो वॉट के लिए, है ना, मैं 230 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकता हूँ, तो मैं सिंगल फेज कनेक्शन लेके बैठा। लेकिन अगर मेरे घर की पावर 10 किलो वॉट, अगर 10 किलो वॉट पावर है, तो मैं उसको 230 पे ऑपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें फिर ज्यादा करंट फ्लो होगी ना, क्योंकि 230 में वोल्टेज कम हो गया, तो करंट ज्यादा होगी, और जब कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो होगी तो उसके बंद होने के चांसेस भी तो हैं, है ना। तो हमको वहां पे 415 वोल्ट के लिए जाना पड़ेगा, तो हमने अपने घर पे 415 वोल्ट लगा देंगे, या फिर हमारे पास कोई हैवी मशीन है तो हम 415 वोल्ट लगा देंगे, मतलब 3 फेज 4 वायर लगा देंगे। अब 2 तरह के लोड मैंने बताया, एक तो मैं सिंपल हो गया, जिसका का 3 किलो वॉट था तो सिंगल फेज में काम चला लिया, किसी घर पे मान लो 10 किलो वॉट है तो उसने 3 फेज 4 वायर लगा दिया। फिर मैंने एक कॉलोनी का एग्जांपल लिया, एक कॉलोनी ऐसे 50-60 घर है, तो उसने इन दोनों को ऑप्ट नहीं किया, उन कॉलोनी वालों ने सबसे मिलकर बोला कि एक काम करते हैं, हम सभी लोग एक गवर्नमेंट को लिख के रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं कि हमको एक काम करो, हमारे लिए 11 किलो वोल्ट का एक अलग से ट्रांसफॉर्मर लगा दो, उससे आप हमको पूरा दो। समझ में आया क्या बोला मैंने, उससे एक बेनिफिट ये होगा ना कि उन सभी को पता है कि हमारे घर का इतना इतना लोड है, तो वो जो 11 किलो वोल्ट है वो हम लोग को पूरा सर्व करेगा, कोई दूसरी बिल्डिंग वाला हमको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो हो गया किसी कॉलोनी के लिए हम लोग 11 किलो वोल्ट कर दिए। अब बात आती है, मान लो कोई एक फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, मान लिया हमने एक सीमेंट फैक्ट्री है, अब सीमेंट फैक्ट्री को चाहिए कितना, 200 किलो वोल्ट, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री पत्थर को क्रश करना बहुत पावर लगेगी, बहुत बड़ा प्लांट है। अब उतने बड़े प्लांट को कितना चाहिए, 200 किलो वोल्ट चाहिए, और जाके गवर्नमेंट से जाके बोल दे पावर प्लांट से कि भाई मुझे 200 किलो वोल्ट चाहिए,
क्या बोलते हुए कि मुझे पूरा 200 किलो वोल्ट चाहिए, तो बोले क्या कर रहे हो यार ये, अगर मैं तुम्हें 200 किलो वोल्ट दे दूंगा तो इनको जनता को क्या दूंगा मैं फिर। तो उसने एक बाउंडेशन लगा के रखा कि भाई कितने भी कंज्यूमर क्यों ना हो, आप मैक्स टू मैक्स हमसे 132 किलो वोल्ट सप्लाई मांग सकते हैं बस। अगर इससे ज्यादा चाहिए, अगर इससे ज्यादा चाहिए तो भाई एक काम करो ना, जब इतना बड़ा पावर प्लांट बना ली, मतलब इतना बड़ा फैक्ट्री बना कर, तो छोटा पावर प्लांट बना लो अपने लिए, है ना। अगर आपके पास इतनी बड़ी फैक्ट्री बना सकते हो, है ना, सीमेंट प्लांट है आपके पास, तो एक काम करो, सीमेंट प्लांट के बाजू में एक पावर प्लांट बना लो, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो, खुद यूज करो। तो यही होता है जितने भी आजकल फैक्ट्री वगैरह है ना, अगर आप देखोगे तो वो बाजू में क्या बना लेते हैं, अपना पावर प्लांट खुद का बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि उनके पास बाउंड्री थी कि भाई हमारी को जो कंपनी है, जो हमारी पावर जनरेटिंग कंपनी है, वो मैक्स टू मैक्स 132 किलो वोल्ट सप्लाई दे सकती है। अगर इतने में आपका काम चलने वाला तो चलाओ, अगर इससे ज्यादा चलाने वाला है तो एक हाथ जोड़ते हैं, अपना खुद का पावर प्लांट बना लो। हम आपको परमिशन देते हैं, कोयले की सप्लाई दे देंगे, कोयले का पैसा आप देते रहना, कोयला आपको टाइम पे मिल जाएगा, आप खुद जनरेट करो, खुद खाओ, खुद अपना काम चलाते रहो। पावर कट क्यों किया जाता है? पावर कट इसलिए क्या किया जाता है क्योंकि देखो हमारे पास जो रूरल एरिया है ना, उसमें अगर टोटल जो बिलिंग होती है ना, जो टोटल ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपने जो पावर कंज्यूम कर ली, आपके घर पे रीडिंग नहीं आई तो वो कहीं पे भी नहीं आई, है ना। जो ट्रांसफॉर्मर वहां पे भी एक मीटर लगा रहता है, और वो ये काउंट करता है कि इस ट्रांसफॉर्मर से कितना पावर दिया गया है। उन लोग जाके देखते हैं ट्रांसफॉर्मर में कि भाई यहां से तो मतलब 10,000 यूनिट बिजली गई है, कंज्यूम हुई है, लेकिन अब 10 उस ट्रांसफॉर्मर से तो 10 घर कनेक्टेड हैं, उनकी बिलिंग देखते हैं तो टोटल आता है 1,000 यूनिट। मतलब ये 9,000 यूनिट कहां पे गई, वो पावर थेफ्ट हुआ। तो मतलब लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि भाई एक पावर कट कर दे, खत्म करो भाई कहानी, इनको थोड़ा बहुत दे दो, थोड़ा बहुत अपना काम चलाते नहीं, बाकी पावर कट कर दो। तो पावर कट का कॉन्सेप्ट वहां से आया, क्योंकि वो आपका पावर तो दे सकते हैं लेकिन उसका पे भी तो मांगेंगे, लेकिन वो देखते हैं कि भाई इसका पे तो मिलने वाला नहीं है हमको। क्यों नहीं मिलने वाला? तो भाई हमारा जो ट्रांसफॉर्मर 10,000 यूनिट गई है यहाँ से, आप बता रहे हो सिर्फ 1,000 यूनिट आपके घर में पहुंची है, तो 9,000 तो कहीं ना कहीं तो गई है ना। इसका मतलब 9,000 कहाँ गई है? जो आपके मीटर में नहीं गई, आपने डायरेक्ट कनेक्शन किया होगा, है ना, मीटर पे नहीं किया। मीटर कितना गया? 1,000 यूनिट का। जो 9,000 और यूनिट है वो कहाँ गई? मीटर के बाईपास होकर चली गई। ठीक है, ठीक है, तो पावर कट का कॉन्सेप्ट तो वहां से आया था। चलो आगे बढ़ते नहीं, हम लोग तो फिर बातें करते रह जाएंगे, पढ़ाई कुछ हो ही नहीं पाएगी। अब हम लोग बात करते थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, कि हमारा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज में क्या डिफरेंस होगा। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हाई वोल्टेज। पावर सिस्टम में टॉपिक बहुत सारे होते हैं डिस्कस करने के, तो टाइम हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन हाई वोल्टेज एंड EHV एंड UHV, इनके बारे में लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे क्या, नॉर्मल हाई वोल्टेज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, नॉर्मल हाई वोल्टेज। फॉर नॉर्मल हाई वोल्टेज, नॉर्मल हाई वोल्टेज में क्या होता है समझना, मेरे पास जो वोल्टेज होगा वो कंपेरेटली क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, बाकी सभी कंपेयर। देखो हाई वोल्टेज तो मैं मानता हूं कि हाई वोल्टेज तो है, तो हाई वोल्टेज तो हाई होगा, लेकिन बाकी सबके कंपैरिजन में यहाँ पे वोल्टेज मुझे लगता है क्या होगा, लो होगा। VL इज लो। अगर VL आपका लो है तो आप लोग, आपको ये भी पता होगा ना कि आपका S का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू √3 VL IL। तो यहां से IL कितना हो जाएगा,
यहां से आपका आई एल हो जाएगा एस बाय रूट थ्री वी एल, एस बाय रूट थ्री वी एल, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो अगर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज कम है, अगर आपके पास यहाँ पे वोल्टेज कम है, तो आपके पास आईएल करंट क्या होगी? ज्यादा करंट होगी। आपके पास यहाँ पे आईएल करंट क्या होगी? ज्यादा होगी, नहीं होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी। आईएल करंट आपके पास यहाँ पे ज्यादा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर आपका आईएल करंट ज्यादा है, अगर आपको ज्यादा करंट पास करना है, तो जो कंडक्टर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए? कम या ज्यादा? क्या बोलोगे? अगर आपको ज्यादा करंट को पास करना है तो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर है वो ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? मैंने बताया था ना आपको, है ना? अगर आपके पास पतली एक वायर, उसमें कम लोग कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, लेकिन अगर मोटी वायर तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर पाएंगे। तो आपके पास अगर आईएल ज्यादा है तो आपको जो क्रॉस सेक्शन कंडक्टर है, कंडक्टर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, है ना? इससे हमको समझ में आया कि इफ IL is high, so क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको मैं किससे डिफाइन कर दूं? ए से डिफाइन करता हूं, समझ जाना। सो कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, so conductor cross section area should be high, will be also high, क्योंकि मेरा जो आईएल है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर आपका करंट ज्यादा है, अगर आपके पास यहाँ पे करंट ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपके पास वहां पे क्या ज्यादा होगा? अगर आपके पास करंट ज्यादा है दैट मीन्स आपके पास वहां पे क्रॉस एरिया भी ज्यादा होगा, ठीक है ना? ओके। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, ये तो आपको जाने कि जो आपका जो आईएल है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता नहीं? पता आपको? बिल्कुल पता सर, कैसी बात कर रहे हो? आर का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन ए, हाँ या ना? आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए। मतलब रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है किसके? वन अपॉन एरिया के। सर ये तो बिल्कुल पुरानी बात बताई है आपने, कोई नई बात तो बताई नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, समझना आप सभी लोग। इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। तो देखो, आपके पास यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस होगा, क्या बोला मैंने? ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस होगा, पी लॉस, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके बराबर होगा? जो पी लॉस होता है वो हमारा थ्री फेज के होगा, बिल्कुल थ्री फेज है ये, तो 3I² के बराबर होगा। 3I² आर के बराबर होगा। तो मेरा जो पी लॉस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? मेरा जो यहाँ पे पी लॉस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो यहां से मेरा जो पी लॉस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई। आई किसके प्रोपोर्शनल है? ए के, तो यहाँ पे A² हो जाएगा इनटू आर। आर किसके मतलब 1/, है तो यहाँ पे 1/A हो जाएगा। दैट मीन्स अगर आप यहां से इसको कट करेंगे, आप ए से इसको कट कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे जो पी लॉस है वो आपका प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया के। मतलब अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपका पावर लॉस भी वहां पे ज्यादा होगा। अगर पावर लॉस ज्यादा है तो आपकी इफिशियंसी क्या होने वाली है? कम होने वाली है, हाँ या ना? क्या बोला मैंने? इफ पी लॉस इज मोर, अब ज्यादा होगा ही, क्यों ज्यादा होगा? कि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, हाँ या ना? आपका आईएल ज्यादा आया, आईएल ज्यादा जाने की वजह से आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो गया। अगर क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो गया तो आपका पी लॉस भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एरिया अगर ज्यादा है तो पी लॉस भी ज्यादा होगा। इफ पी लॉस इज मोर, सॉरी क्या हो जाता है यार, एक मिनट। इफ
मैं क्या लिखने वाला था, अगर आपका पावर लॉस ज्यादा होगा, इफ पावर लॉस इज मोर, इफिशियंसी विल बी लेस, इफिशियंसी विल बी लेस। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको कहानी बताया। थोड़ा सा बात करते हैं किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में, कि हमारी कॉस्ट क्या होगी। देखो भाई, अगर वोल्टेज आपका कम है, आपका यहां पे वोल्टेज कम है, तो इंसुलेशन कॉस्ट क्या होगी, कोई बता सकता है? अगर हम यहाँ पे कॉस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, तो कॉस्ट तो मेन जो ट्रांसमिशन लाइन में दो चीजों की होती है, एक तो कंडक्टर की कॉस्ट, एक होती है आपकी इंसुलेशन की कॉस्ट। तो बता सकते हो मुझे कि इंसुलेशन कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, इंसुलेशन कॉस्ट विल बी लेस। आपके पास यहाँ पे जो इंसुलेशन कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन क्यों इंसुलेशन कॉस्ट कम है, क्योंकि आपके पास वोल्टेज नॉर्मल है ना, वीएल कम है आपके पास, तो इंसुलेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे पूछूं कि मेरे जो कंडक्टर की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, भाई क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका क्रॉस एरिया बढ़ गया। जब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो आपका जो कंडक्टर का जो कॉस्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो क्या बोलोगे यहाँ पे कंडक्टर की जो कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी, हाँ या ना। तो अब इन दोनों में बोला है कि इंसुलेशन का कॉस्ट मान लो ठीक है, कम हो रहा, अच्छी बात है, लेकिन इंसुलेशन तो सिर्फ कहां पे लगने वाला है, टावर पे लगने वाला है, लेकिन जो कंडक्टर है वो तो हर जगह लगने वाला है। तो अल्टीमेटली हमें देख रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं तो हमारा लॉस भी बढ़ गया, इफिशियंसी भी कम हो गई, और कॉस्ट एक जगह कम भी हो रही है, दूसरी जगह बढ़ भी रही है, इधर कॉस्ट तो बढ़ ही रही है। तो अल्टीमेटली हमको समझ में आया कि जो हम ट्रांसमिशन लाइन करेंगे ना, तो ट्रांसमिट करते टाइम वोल्टेज को हम कम नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम वोल्टेज को कम रख रहे हैं तो एक एडवांटेज हमको इसमें मिला, सिर्फ एक एडवांटेज, वोल्टेज को कम रखने से सिर्फ एक ही एडवांटेज मिला, वो क्या था कि इंसुलेशन का कॉस्ट कम हो गया, अदरवाइज हर एक पॉइंट पे हमको नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है, दूसरी पहली बात तो क्या कि अगर आपने वीएल को कम रखा तो हमको यहाँ पे करंट ज्यादा फ्लो होगी, करंट ज्यादा फ्लो होगी तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज्यादा, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो उससे आपका पी लॉस भी ज्यादा होगा। मतलब जब पी लॉस, अगर आप देखो हर एक चीज के लिए एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है, हर एक चीज के लिए इफिशियंसी बहुत मैटर करती है। अगर हमारा लॉस बढ़ गया दैट मींस इफिशियंसी कम हो जाएगी, तो क्या ही मतलब बनाने का हमारा, अगर हमारी इफिशियंसी कम ही होनी है तो। ठीक है ना, तो हमको इफिशियंसी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए हमको जो ट्रांसमिशन करना होगा वो हाई वोल्टेज पे करना होगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया तो आगे बताए, फिर मैं आगे बढ़ूं। आपका ईएचवी और यूएचवी वोल्टेज की बात करूंगा मैं। अगर इतना हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा और मैं वहां पे दूसरे लेवल की बात करूंगा। चलो, फिर लिखता हूं यहां पे मैं किसके लिए, फॉर जो बाकी वोल्टेज थे हमारे पास क्या था, ई एच वी और जो भी थे लिख लेना इसको, फॉर ई एच वी यू एच वी लेवल्स। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा समझना, इसमें आप तो एक चीज तो बिल्कुल श्योर हो कि इसमें वोल्टेज आपका ज्यादा रहने वाला है, मतलब वीएल विल बी हाई, वीएल इज हाई, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, इसमें वीएल हमारे पास हाई होगा, वीएल हमारे पास ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे वीएल ज्यादा है दैट मीन्स आपका आईएल क्या होने वाला है, फिर आईएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आईएल विल बी इक्वल टू, आईएल विल बी इक्वल टू एफ अपॉन रूट थ्री वीएल, रूट थ्री वीएल। अगर आपके पास यहाँ पे वीएल ज्यादा है, अगर आपके पास वीएल ज्यादा है दैट मीन्स आईएल कम होगा, और अगर आईएल कम है, अगर आपके पास यहाँ पे आईएल कम है दैट मीन्स कि आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा।
है ना। आपको पता नहीं यहाँ पे कि आईएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हमारे पास यहाँ पे आईएल कम है, दैट मीन्स हमारा कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कम होगा। इफ आईएल इज लेस, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर विल बी लेस। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, इतनी तो इतना आपका यहाँ पे कम हो जाए। फिर आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो P होता है, P लॉस, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? P लॉस प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, जो P लॉस है वो आपके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आपका एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपके पास यहाँ पे कम है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आईएल कम है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होगा। अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो आपका पी लॉस भी कम होगा, और अगर आपका पी लॉस कम है तो आपकी इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी विल बी बेटर, इफिशियंसी विल बी हाई। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, आपकी यहाँ पे इफिशियंसी हाई हो जाएगी। तो हमको ये समझ में आया कि हम लोग जो ट्रांसमिट करेंगे ना पावर को, वो कितने वोल्टेज पे करेंगे? वो हाई वोल्टेज पे करेंगे। दैट्स वाई, लिखना आप लोग यहाँ पे, दैट्स वाई दैट्स वाई वी ट्रांसमिट पावर, दैट्स वाई वी ट्रांसमिट पावर इन ट्रांसमिशन लाइन या थ्रू ट्रांसमिशन लाइन, थ्रू ट्रांसमिशन लाइन थ्रू ट्रांसमिशन लाइन एट हाई वोल्टेज। हम हाई वोल्टेज में पावर को ट्रांसमिट करते हैं। हाई वोल्टेज मतलब ये वाला हाई वोल्टेज नहीं बोला ना मैं, ईएचवी की बात कर रहा हूँ, है ना। ये वाला तो सर आपने ये वाली की बात कर दी, हाई वोल्टेज की बात कर नहीं, हम इसकी बात करें सेकंड वाले केस की। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं यार, सेकंड केस। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो अब हम छोटा सा एक कर्व देखने वाले हैं। इससे हमको समझ में आया कि सर अगर हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में एट हाई वोल्टेज, तो उससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन होगा वो कम होगा। एक छोटा सा मैं यहाँ पे कर्व बनाऊ, देखना। वो कर्व है किसके बीच का? कॉस्ट वर्सेस वोल्टेज के बीच का कर्व। किसके बीच का कर्व है वो? कॉस्ट वर्सेस वोल्टेज। हम लोग यहाँ पे कॉस्ट वर्सेस वोल्टेज के बीच का कर्व देख रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपका वोल्टेज कम है, इधर पे वोल्टेज कम होगा, तो कॉस्ट आपका क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, आपका जैसे हम वोल्टेज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कॉस्ट धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ रहा है कैसे बनाया मैंने कर्व इसको? और एक नॉमिनल वोल्टेज है, एक नॉमिनल वोल्टेज है जिसको हम बोलते हैं वी ऑप्टिमम। इतने मतलब ऐसा नहीं कि मान लो हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा कर दें तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, नहीं। एक ऐसा वोल्टेज है कि अगर उसके बाद आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो कॉस्ट फिर से बढ़ने लग जाएगी। है ना। इस पेन से बनाऊं मैं, अरे इसको मैं ग्रीन पेन से तो नहीं बनाता, रेड से बना देता हूँ ये, है ना। अगर आप अगर आप इस मतलब ऐसा नहीं है कि आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, जितना ज्यादा वोल्टेज लोगे उतना कम कॉस्ट होगा ना, ये कॉन्सेप्ट गलत है। आप वोल्टेज को बढ़ाओगे यहां तक, वी ऑप्टिमम के पहले तक, वोल्टेज को बढ़ाने से
कॉस्ट कम होता है, बिल्कुल ट्रू है, मतलब कहां तक, ये व्हाइट वाले पोर्शन तक। लेकिन अगर आपका वोल्टेज वी ऑप्टिमम को क्रॉस कर रहा है, तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा। और जनरली ये जो वी ऑप्टिमम वोल्टेज है वो होता है आपका 700 किलो वोल्ट। कितना होता है आपका ये? अबाउट 700 किलो वोल्ट होता है। मतलब अगर इससे ज्यादा वोल्टेज पे आप ट्रांसमिट करोगे तो कॉस्ट दोबारा बढ़ने लग जाएगी। उससे बचने का भी इलाज है। बिलाज क्या है? हाउ एंड वाई सर, बताता हूं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, हमारे पास अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक बाइक खरीदनी है जिसकी स्पीड हो 400 आरपीएम, मतलब 400 की स्पीड से चल सके। तो अगर आप ऐसी बाइक लेने जाओगे तो क्या मार्केट मिलने वाली? नहीं मिलने वाली है आपको। इसके लिए आपको स्पेशल डिजाइन करवानी पड़ेगी, है ना, स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा। वही चीज यहां पे भी है। आपके पास जो इंसुलेटर मार्केट में बन के आ रहे हैं, जो रखे हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वो 700 किलो वोल्ट तक इंसुलेटर हमारे पास है मार्केट में अवेलेबल। लेकिन अगर आप 700 किलो वोल्ट से ज्यादा जाओगे तो वो इंसुलेटर की कॉस्ट डबल ट्रिपल हो जाएगी। समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? है ना? वहां पे इंसुलेशन की कॉस्ट अचानक से बढ़ने लग जाए, बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए, है ना। और उस वोल्टेज के लिए फिर आपको धीरे धीरे आपका जो कॉस्ट है, कंडक्टर का कॉस्ट तो फिक्स है, लेकिन इंसुलेटर की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाए। ठीक है ना, क्योंकि आपको वहां पे स्पेशल डिजाइन करवाना पड़ेगा किसका? इंसुलेशन का। तो इसका भी हमारे पास इलाज है। हमारे पास इलाज ये है कि सर एक काम करेंगे फिर, अगर हमारा जो वोल्टेज है वो 700 किलो वोल्ट से ज्यादा जाता है तो हम इस ट्रांसमिशन लाइन को यूज नहीं करेंगे। हम इस ट्रांसमिशन लाइन को यूज नहीं करेंगे। हम ट्रांसमिशन लाइन कौन सी यूज करेंगे? डीसी ट्रांसमिशन लाइन। हम उसके में क्या कर देंगे? डीसी ट्रांसमिशन यूज कर देंगे, एचवीडीसी ट्रांसमिशन यूज कर देंगे। क्योंकि हमको यह समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, यहां तक हमारा क्या सस्ता पड़ता है? आपका एसी ट्रांसमिशन। ये जो 700 किलो वोल्ट तक हमने ये देखा कि जब हम वोल्टेज को देख रहे हैं, है ना, इस वोल्टेज तक हमारे पास क्या हो रहा है? आपका कॉस्ट तो कम था। 700 किलो वोल्ट के ऊपर जाओगे आपका कॉस्ट वहां पे क्या होता है? आपका बढ़ने लग जाता है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करते हैं? इससे ज्यादा वाले केस में हम लोग एचवीडीसी ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। ठीक है। तो लिखना आपने यहां पे फॉर मोर देन 700 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन। एक चीज मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा, ये 700 है कि, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ डेटा 2-3 साल पुराना है, तो हो सकता है कि ये डेटा चेंज हुआ हो, तो मैं कल और कंफर्म कर दूंगा। अभी तक जो मेरा नॉलेज है वो 700 किलो वोल्ट है, क्योंकि चीजें चेंज होती रहती हैं, है ना। तो एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा। फॉर मोर देन 700 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन ऑफ ए ट्रांसमिशन 700 kilovolt transmission, HVDC system is used. HVDC transmission will be used. तो HVDC में क्या होता है समझना, बताता हूँ मैं आपका यहाँ पे मैं HVAC ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन दोनों बात करता हूँ, देखना। एक छोटा मैं आपका कर्व बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो, ये आपके पास यहाँ पे कॉस्ट है और यहाँ पे आपका क्या, ये वोल्टेज है। ठीक है। तो अगर आपके पास वोल्टेज, यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, कर्व एक मिनट, ये आपका लाइन यहाँ पे
700 किलो वोल्ट लगेगा। मतलब अगर आप 700 किलो वोल्ट, तो कैसे डिफाइन करूंगा यार मैं, कल कोई को यहाँ पे, ठीक, ये वाला पार्ट मैं आपको कल ही बताऊंगा, है ना। तो मुझे पहले चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तब ये कर्व बता पाऊंगा आपको। HVDC और HVAC के बीच एक कर्व है ना, ये मैं आपको कल बता पाऊंगा। अभी आप इतना नोट कर लीजिए। आयुष का कुछ डाउट है, बट सर जितना ज्यादा भी उतना कम लॉस तो होगा ना। मैं आपका डाउट बिल्कुल नहीं समझ पाया। आयुष आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं आपके डाउट को बिल्कुल नहीं समझ पाया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। आप हैंड रेज भी कर सकते हैं ना, आप अपना हैंड रेज करके भी डाउट पूछ सकते हैं। वी मीन्स बोल्ट, अच्छा। ओके ओके, मैं ऊपर देखूँ। सर कल बताइए, आज मेरा पूरा क्लास खराब हो गया। क्या हो गया साहब आपको? कल बताएंगे, कल तो डिस्कस करूंगा मैं, अभी क्या हो गया आपको? और आयुष बोल रहे हैं सर वी मतलब वोल्टेज, बट सर जितना ज्यादा वोल्टेज उतना कम लॉस तो होगा ना। जितना ज्यादा वोल्टेज उतनी कम करंट, उतनी कम करंट से उतना कम लॉस। ठीक है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आपका। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार इसकी। ठीक है। और आयुष आप सही तो बोल रहे हो, क्या बोला मैंने, सही तो बोला मैंने यहाँ पे। यही तो मैंने आपको पढ़ाया बताया है ना आपको, यही तो मैंने आपको बताया है। कहाँ बताया, देखो ये, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना कम लॉस। सही तो बताया मैंने आपको, इसमें क्या डाउट है? यही तो हो रहा है ना, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना कम लॉस, सही तो है। लेकिन हाँ, इसकी बात कर रहा हूं ना, लॉस लॉस की बात करी ना, मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। लॉस की इफिशिएंसी अच्छी मिल रही है मुझे, जैसा आपने बोला है यहाँ पे, लेकिन कॉस्ट यहाँ पे जो कर बना है वो कॉस्ट का कर बना, कि आपका इफिशियंसी का, इफिशियंसी कर बनी यहाँ पे कॉस्ट का कर बना। तो कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, और जो कॉस्ट यहाँ पे बढ़ने का जो मेन रीजन है वो क्या, आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, तो चलो अभी अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।